Big Business Ideas. कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना। स्वागत है आपका। भारत का आर्थिक इतिहास हजारों सालों का है, जिसकी शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता से। प्राचीन भारत से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर व्यापार पर निर्भर रही है। फिर जैसे जैसे वक्त बदलता गया, भारत में कारोबार की शक्ल के मुताबिक रूल्स और रेगुलेशंस भी बदलते गए। लेकिन इन बदलते नियमों और अधिनियमों की जानकारी व्यवसायियों तक नहीं पहुंच पाती, और ना ही लोगों को पता है कि एक नया व्यवसाय शुरू करने की सही प्रक्रिया क्या है। गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर के बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। बिग बिजनेस आइडियाज के जरिए हमारी कोशिश है कि हम उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर सकें, ताकि हर व्यवसायी सूक्ष्म से लेकर लघु, लघु से लेकर मध्यम और मध्यम से लेकर अपने बड़े उद्योग, बड़े व्यवसाय स्थापित कर सके। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसायियों के बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन साधनों की कमी की वजह से उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। So, here we are going to answer all those questions only on Big Business Ideas. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगभग 142 और स्टार्टिंग अप बिजनेस में लगभग 158 पायदान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस लॉज और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज और अवेयरनेस की कमी। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज के सेट पर मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिजनेस पर बहुत सी किताबें लिखी हैं, और उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बिजनेस लॉज उनकी रगों में खून की तरह दौड़ते हैं। वी हैव विद अस द ऑथर, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस गुरु, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जब हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्या मतलब है हमारी इस रैंकिंग का कि हम 142 रैंकिंग पे हैं या 158 रैंकिंग पे हैं? क्या मतलब हुआ इसका? देखिए क्या है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट बनाता है, वो 189 कंट्रीज लेता है जी। जो 189 कंट्री में देखता है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि बिजनेस करना कितना आसान है। उस तक पहुंचने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक होता है कि भाई स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर नंबर 1 पे है। जी। सिंगापुर नंबर 1 पे है, और जो आपने बताया अभी 142nd, जी। 142nd पे हम हैं। जी। और हमारे से आगे बांग्लादेश भी हमारे से आगे है, चाइना भी हमारे से आगे है, पाकिस्तान भी हमारे से आगे है। ओके। हाँ, लेकिन मतलब भारत में बिजनेस करना इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि बिजनेस करना आसान हो जाए। उसी के कारण एक जो रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले ही, हमारी रैंकिंग आपको सुन के खुशी होगी कि 142nd से 130th हो गई है। ओह, दैट्स और ब्यूटीफुल। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पीछे हैं। जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए इट इज अ कॉज फॉर अ सेलिब्रेशन। यस। सर, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, हर कोई इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन करता है। इफ आई आस्क अकॉर्डिंग टू यू, बिजनेस की एक सही डेफिनेशन क्या होती है? देखिए मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूँ आपको जी। कि बिजनेस क्या होता है, किसे हम बिजनेस कह सकते हैं। एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस जी। फॉर ए प्राइस और फॉर ए गुड्स और सर्विस। मतलब कि कोई भी एक्सचेंज, आप किसी को भी सर्विस देती हैं या कोई गुड्स देती हैं, उसके बदले पैसे लेती हैं या गुड्स और सर्विस देती हैं, जी। विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, जो लॉ में परमिसेबल एक्टिविटी है सिर्फ उन्हीं में, ओके। वो बिजनेस कहलाएगा। जी बिल्कुल। हमने कुछ लोगों से बात की है, वी हैव गॉन टू द सेक्टर्स, लोगों से हमने बात की कि वो लोग क्या समझते हैं बिजनेस के बारे में। तो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने पाया कि कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि कैसे किया जाए।
कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता है कि बिजनेस किया जाए या सर्विस की जाए, और कुछ लोग बिजनेस के नाम से एकदम घबरा जाते हैं. सो वी वुड लाइक टू शेयर दैट वीडियो विद यू. मैं बिज़नेस करने से पहले मैं अपने आप एक बैंकर थी, एक रेगुलर जॉब में थी. थिंग्स वुड हैव बीन मच ईजियर, बट मुझे बिज़नेस एंड चैलेंजेस अच्छे लगते थे. मुझे हमेशा ये एंटरप्रेन्योर बनना था. हमें टैक्सेशन नहीं पता था शुरू में. सर्विस टैक्स की इम्प्लीकेशन एजुकेशन पे जब हमने शुरू किया उस समय पे नहीं थी, बाद में उसकी इम्प्लीकेशन आई. उसकी इम्प्लीकेशन के ऊपर भी किस पे है किस पे नहीं है ये सब भी समझना हमारे लिए, मैं बोलूँगा, काफ़ी चैलेंजिंग रहा. लोग आसानी से ही अगर बिजनेस कर पाएंगे तो लोग उसकी तरफ को रुझान उनका बढ़ेगा. ये नहीं कि सरकारी नौकरी है अब ऐसी नौकरी के पीछे लोग भागेंगे. For a person like me with engineering background, to start a educational institution thought itself is a challenge. हमारा जो करिकुलम है जो हमें कॉलेज में भी पढ़ाते हैं वो एक एम्प्लॉय बेसिस के हिसाब से है. वो एक एम्प्लॉयर या एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से नहीं है. हमारे पास हमको वो स्किल सेट कभी नहीं मिल पाता कि यार हमें बिजनेस अगर चलाना है तो ऐसे चलाना है. मेरे फैमिली में तो दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं तो पहले एज ऑब्वियस गवर्नमेंट में ही जॉब करूंगा, उसके बाद पर्सनल का सोचूंगा आगे का. अगर कोई और लाइन भी ज्वाइन करनी है जुडिशरी के अलावा, जैसे ये चैम्बर्स वगैरह के वर्क्स होते हैं, ये होते हैं, तो अपना प्राइवेट वर्क होना चाहिए. आई जॉइंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. वहाँ पे करीबन 1 साल काम करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी. हम यंगस्टर्स में मैम इंडस्ट्री लगाने की बहुत भूख होती है, बट हम लोग डर जाते हैं कि उसमें कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे. एमएसएमई में जो चीज़ है वो चीज़ है. बहुत सारे मेरे यंगस्टर्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि गवर्नमेंट हमारे लिए वो क्या कर रही है और क्या कर सकती है. ये सवाल हैं सबके मन में. तो जब हम लोग बात करते हैं चाहे यंगस्टर्स की जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं या तो उनकी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रेफर किया जाना चाहिए, बिजनेस या सर्विस? देखिए, मुझे लगता है कि बिजनेस करना चाहिए. जैसा भी आपने देखा भी कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, उनका लॉ कॉलेज है जी, तो बिजनेस कर रहे हैं. एंड कम्प्लीटली ऑपोजिट. और कम्प्लीटली अपोजिट और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. एक लॉ कॉलेज के वो को ओनर हो गए. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब थे जो कि डॉक्टर हैं और एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं. जी बिल्कुल. तो इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए. पहले आपको कोशिश करनी चाहिए बिजनेस करने की, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका अपना तो फायदा है ही है, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो वेल्थ कमा रहे हैं. वेल्थ का मतलब होता है कंडीशन ऑफ वेल बीइंग. कि वेल बीइंग की कंडीशन आपकी होगी अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी. दूसरा, सोसाइटी देखते हैं. अगर आप बिजनेस करते हैं तो सोसाइटी में क्राइम कम होता है, और जो हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक है उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं, तो उनको जॉब चाहिए. आप बिजनेस करोगे तो उनको अपने साथ लगाओगे, कुछ आपके पार्टनर बनेंगे, कुछ आपके साथ पूंजी लगाएंगे, कुछ आपके साथ टेक्निकल पार्टनर बनेंगे, कुछ आपके एम्प्लॉय बनेंगे जी. तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जी. और अगर हम कंट्री की बात देखें तो कंट्री के लिए बिजनेस करना बहुत बड़े फायदे की बात है. जैसे मैं आपको छोटे से कुछ एग्जांपल देता हूँ सिंपल उसमें. जैसे ही आप बिजनेस करते हैं तो कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, मतलब कंट्री की आमदनी बढ़ती है, कंट्री की क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है पूरे संसार में. हमारी जो करेंसी है रुपया, जिसकी बहुत हालत खराब है, वो स्टेबल होती है. बिल्कुल. तो अगर हम बिजनेस करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा तो वो स्टेबल हो गई. हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा जी. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये फायदा होता है कि यदि हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगे, मतलब पैसा ज्यादा बाहर जाए, एक्सपोर्ट कम करें, पैसा कम आए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है. कई लोग समझते नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है. बिल्कुल सिंपल, मतलब कि आप लोग बाहर से माल ज्यादा मंगा रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो आपका घाटा हो रहा है, तो वो भी पूरा हो जाएगा. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो जहन में एक ही चीज आती है कि जो हमारे देश की हमेशा से एक सभ्यता चली आई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे. सर, जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की तो अल्टीमेटली सबके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि बिजनेस के लिए क्या हम सक्षम हैं, क्या हम वो काबिलियत रखते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू कर सके. ये सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जाए? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपके पास. जैसे मैं कभी नहीं कहता कि बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए. मैं कहता हूँ कि बिजनेस करने के लिए आपके पास कुछ काबिलियत, जैसे कि आप सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, साथ में आप अच्छे लीडर होने चाहिए.
जिससे अपनी टीम को आप एकजुट रख सकें और आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। आपके पास मनी मैनेजमेंट की काबिलियत होनी चाहिए। आप टेक्नोक्रेट हैं या आप प्रोफेशनल हैं या आपके पास कोई और मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन है, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो इतने सारे क्वालिटी ट्रेट्स अगर आपने बताए हैं, उनमें से अगर मेरे पास सभी क्वालिटी ट्रेट्स नहीं है, कुछ हैं, तभी क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ? मैं करता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए टेक्निकल, मान लीजिए आप टेक्निकल नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल आदमी आप हायर कर सकते हैं। मैनेजमेंट की काबिलियत आपके अंदर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट की काबिलियत आप हायर कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर बिल्कुल आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे अनुपम ने कहा था जी कि भाई मैं शुरू से, मेरे को चैलेंजेस पसंद थे, मैं चाहती थी चैलेंज लूं, तो आज उसने इतना सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर दिया अपना। बिल्कुल। तो मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारा जो जुनून है वो डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पे दिशा मिलने वाली है। सर, जब हम बिजनेस की बात करते हैं कि अब हमें एक बिजनेस शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना है, जहन में एक बात आती है कि पूंजी कौन लगाएगा या कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट का होगा, तो आप क्या इसके लिए गाइड करेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल बात बताऊं। हमारे देश में जितने भी उद्योग शुरू होते हैं एमएसएमई सेक्टर में, उसमें से कुल 15% ऐसे होते हैं जो बैंक फंडिंग से शुरू होते हैं। ओके। तो फंडिंग के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेविंग्स देखनी चाहिए कि मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं, फिर परिवार की सेविंग्स देखनी चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों से कितना लोन ले सकता हूँ, फिर आपको देखना चाहिए बैंक लोन जी, क्योंकि बैंक भी पूरा लोन तो देता नहीं। यदि आप कुछ भी लगाते हैं, आपको 100 रुपए चाहिए तो बैंक तो आपको 70 रुपए देगा, 60 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, बाकी तो आपको अपने लगाने ही है। उसके बाद आज के युग में, क्योंकि हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं और हमारे रेगुलेशन ईजी होते जा रहे हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी मिल जाते हैं जो कि आपके उद्योग में, आपके बिजनेस में, सर्विस में शुरू से पैसा लगा देते हैं। बिल्कुल। एंजल इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं जो आपके उसमें, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, आपका आइडिया अच्छा है, आपने अच्छी तरीके से डेवलप किया है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है और आपने मार्केट सिनेरियो को देख लिया अच्छे तरीके से, मार्केट सिनेरियो क्या है, तो आपको एंजल इन्वेस्टर भी मिलता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं, इन्फोसिस का एग्जांपल दूं जी, नारायण मूर्ति जी का। जी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया 10,000 से, वो भी अपनी वाइफ से उधार लेके। उन्हें बोला कि जी मैं गहने गिरवी रख के आपको 10,000 देती हूँ, और वो भी झूठ निकला, वो उनकी सेविंग से ही थे अल्टीमेटली। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपकी अपनी सेविंग, फैमिली की सेविंग, फैमिली से लोन, क्योंकि जब फैमिली अपनी सेविंग और लोन देती है तो गुड विशेष भी साथ देती है। बिल्कुल। सर, जब हम लोग अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक व्यवसाय में हम लोग आगे आते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही छोटे स्तर से शुरू करते हैं, चाहे हम वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, चाहे हम लोग सर्विसेज में जाएं, शुरुआत माइक्रो से ही होती है। तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि मैं एमएसएमई में आता हूँ, अगर एमएसएमई के अंडर में हूँ तो कौन सी कैटेगरी में हूँ, ये किस तरह पहचाना जाए? देखिए, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, तो आप एमएसएमई में आ गए, बिल्कुल सिंपल। ओके। और अगर आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और मान लीजिए आप, उसमें देखा जाता है इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी देखते हैं, इसमें इक्विपमेंट भी देखते हैं, और अगर आपकी 5 करोड़ से कम है तो आप एमएसएमई में आ गए। ये तो बिल्कुल एक थंब रूल हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट, सर्विस में 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट, तो आप एमएसएमई में आ गए। और एमएसएमई में आ गए आप, तो आपको बहुत बेनिफिट है, आपको बहुत सारी स्कीमें हैं, आपको लोन भी आसानी से मिलता है, लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती, लोन में थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं देनी पड़ती जी। और ये सारे फायदे सिर्फ तभी हैं जब हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हों। और एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं, कितना पैसा लगेगा उस रजिस्ट्रेशन के लिए, और वाकई क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो भारत की इकोनॉमी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान देता है, द सेक्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और एमएसएमई से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिग बिजनेस गुरु मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की। इससे रिगार्डिंग हमने जो उन लोगों से बात की है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में, कुछ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हमने बात की है। वी फाइंड आउट समथिंग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, प्लीज हैव अ लुक। जब मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्टर करने के लिए गया अभी 1 साल पहले ही,
ये उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोली कुछ बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। तो उसमें मुझे पता चला कि वी आर इनटू दिस कैटेगरी। मेरा SIS में तो रजिस्टर है लेकिन अभी MSME में तो नहीं पता मुझे इतना डिटेल कि इसमें क्या है, लेकिन SIS में रजिस्टर्ड है। नहीं, हम MSME में रजिस्टर्ड नहीं है। पिज़ाली क्रिएशंस MSME में रजिस्टर्ड है। हमने इसके बहुत सारे फ़ायदे भी उठाए हैं, जैसे कि जब हमने कंपनी सेटअप किया था तो जितने भी हमने इंपोर्टेड मशीन्स ली है इसके अगेंस्ट हमें ड्यूटी का बेनिफिट मिला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और कोई एक विंडो नहीं है जहाँ सब चीज़ें हो जाएं, तो हम लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कुछ भी। काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन कोई एक विंडो नहीं है जहां पर ये सब रजिस्ट्रेशंस हो सके। जैसा कि अब सरकार का इनिशिएटिव है और सारे बिजनेस लॉ को ईज आउट कर रहे हैं जी। तो उसी के तहत MSME मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत इजी कर दिया है। उसमें आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना है, सिर्फ उस फॉर्म को भरने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। ये स्कीम अभी सितंबर 2015 से ही चालू हुई है। ओके। इसमें आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। जिसके पास आधार नंबर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है। वेबसाइट पे जाना है, एक पेज का फॉर्म है जिसमें नॉर्मल डिटेल, आपके बैंक की डिटेल पूछी जाएंगी, आपकी अपनी डिटेल पूछी जाएंगी, आधार नंबर पूछा जाएगा, आपके बैंक का सारे कोड पूछे जाएंगे, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना। इसमें अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, कितनी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है? इसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। MSME के रजिस्ट्रेशन में आज तक या उससे पहले SSI होता था, कभी कोई कॉस्ट नहीं ली गई। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये तो फिर हम सभी के लिए वो बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, हमारा रजिस्ट्रेशन भी होगा और वो भी मुफ्त में। गवर्नमेंट चाहती है MSME उद्योग आगे बढ़े, क्योंकि MSME उद्योग ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। 4 करोड़ से ज्यादा उद्योग हैं जो कि MSME में चल रहे हैं। उन्होंने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है। माय गॉड। और हमारे एक्सपोर्ट का या हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 40 से 45% SSI से आता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये जो एक सेक्टर है MSME का, जो इतना ज़्यादा योगदान देता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सेक्टर अछूता रह गया था। लोग इसके बारे में जान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब लोगों की उसके लिए अवेयरनेस बढ़ रही है। देखिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के युवा और एंटरप्रेन्योर इतने उत्साहित और इतने अच्छे लोग थे बिजनेस करने में, उन्होंने इन सब का बेनिफिट लिए बिगर ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं। काम किया है। जब हम MSME की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 2 तरीके के काम निकल कर सामने आते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक सर्विस हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में हमेशा कहीं ना कहीं, आई वोंट से द राइवलरी, लेकिन एक कंपटीशन हमेशा रहता है कि हमें सरकार से इतनी मदद मिलनी चाहिए या ये होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बात की एक ऐसे व्यक्ति से जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट उन्हें एक शिकायत है। वो शिकायत आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम एजुकेशन को अगर हम सर्विस की कैटेगरी में डालते हैं तो हम सोचें तो जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं उसमें से प्रीडोमिनेंटली लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहे हैं और वही आगे पढ़ के स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि सर्विस जो एजुकेशन है, आखिर हमारा देश आगे जो ग्रोथ होनी है जो यूथ से ही होनी है, तो सर्विस के ऊपर उतनी एड मैं देख नहीं पाता, या मैं जानता, ये भी हो सकता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सोचता हूँ ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ, ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एड मिलती है वो प्रोडक्ट बनाने की तरफ ज़्यादा है, ना कि सर्विस क्रिएट में। जबकि एजुकेशन जो है, मैं बोलूँगा वो भी एक प्रोडक्ट ही हमें मानना चाहिए। जो यूथ जो एंड में बनेगा वो भी एक प्रोडक्ट ही है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं उन्हें तो सरकार से बड़ी आसानी से और ज़्यादा मदद मिलती है डॉक्टर सुमेश सेठी के अकॉर्डिंग, और जो सर्विस में उन्हें मदद नहीं मिल पाती। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, दोनों अगर MSME में फॉल करते हैं तो दोनों को बराबर बेनिफिट है। सिर्फ उसका क्राइटेरिया अलग है कि सर्विस में यदि आपने इक्विपमेंट में 5 करोड़ लगाए तो MSME बन गए, तो बेनिफिट बिल्कुल बराबर है, सब कुछ बराबर है। हाँ, लेकिन एजुकेशन में डॉक्टर साहब मेरे को लगता है शायद प्राइवेट चलाते हैं कोचिंग, जो प्राइवेट मेडिकल साइंसेज, हाँ, जो आप मेडिकल में देखिए 2 तरह की एजुकेशन है। एक, मान लीजिए आपका मेडिकल कॉलेज है तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न होंगे। आपका स्कूल है, मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो आप CBSE से गवर्न होंगे। आपका मान लीजिए लॉ कॉलेज है तो आप बार काउंसिल से गवर्न होंगे। तो MSME में रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहे सर्विस सेक्टर में। एक बार आप MSME बन गए तो आपको बेनिफिट बराबर है।
जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह का कोई भेद नहीं है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या सर्विसेज में हैं, आपको एमएसएमई में रजिस्टर होने के बाद पूरे बेनिफिट मिलेंगे और बराबर बेनिफिट मिलेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन व्यवसायियों के बारे में जो छोटे कस्बों या छोटे शहरों में रहकर मेट्रो सिटीज में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। भारत जैसे सेक्युलर देश यानी धर्मनिरपेक्ष देश की रीढ़ की हड्डी है अनेकता में एकता। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, आप किसी भी जात से हो, अमीर हो या गरीब हो, हमारा संविधान सभी को बिजनेस करने का पूरा अधिकार देता है। और ये बिजनेस कैसे किया जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिग बिजनेस गुरु मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं उनके लिए बिजनेस करना उसी सिटी के अंदर इट इज़ मच ईजियर फॉर देम, लेकिन जो लोग हमारे देश के छोटे कस्बों में या फिर दूर दराज रह रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की या फिर नागालैंड, इम्फाल में कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ से अगर लोग मेट्रो सिटीज़ में बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिजनेस करने के लिए सारी सुविधा सभी जगह पे हैं, सभी कस्बों में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। यदि मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि वहीं पे आपने गुड सप्लाई करना है या वहीं पे आपने सर्विस देनी है, तो आपको बेनिफिट वहीं मिलेंगे, आपको बिजनेस वहीं करना चाहिए, मेट्रो की तरफ नहीं भागना चाहिए। जब आप परिपक्व हो जाए, वहां बिजनेस अच्छा हो जाए, तो आप दूसरे स्टेट में फैलाएं, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो निरमा या लिज्जत पापड़, ये शुरू इसी तरह से हुए थे लेकिन उसके बाद आगे फैल गए। तो आप सीधा सोचे मैं सीधा जाके मेट्रो में जाऊंगा, मैं दिल्ली या मुंबई जाके बिजनेस करूंगा, तो वो नहीं। आप वहां करें, बिजनेस बढ़ाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराएं, अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ाएं, अपने आप को स्टैब्लिश करें, अपने आइडिया को स्टैब्लिश करें, फिर पूरी दुनिया आपके पीछे है। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की है जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन वो भारत में अब काम करना चाहते हैं, इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, बट अब वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो वी फाउंड समथिंग रियली शॉकिंग, आपको दिखाना चाहेंगे। सिलेस को हम इंडिया लेकर आए हैं, मगर अभी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बाहर। जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं कंट्री में, इंडिया में, तो कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस बहुत प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऊंचा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू करें, और हम लोगों ने अपने तरफ से रिसर्च भी करी, बहुत लोगों से मिले भी, कहीं पे सैंपल्स भी करवाए, और इतना उलझन सा महसूस हुआ क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। बीच में इतने दलाल हैं, बीच में ऐसे लग रहा था गवर्नमेंट ने जो भी लॉज भी अगर पास कर रहे हैं तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो कि हमारे बस की नहीं है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को सोचना। तो ये एक सवाल है उनके मन में कि वो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहते हैं, जो हमारा ही भारत का सपना है मेक इन इंडिया, उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, हमारे देश के बिजनेस रेगुलेशन कितने ही कॉम्प्लिकेटेड हों, जिसको सरकार ईज आउट कर रही है, लेकिन तो भी हमारे देश में बिजनेस करने का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे देश का बेस लाइन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम नंबर 1 है जी। तो इसका मतलब 1 रुपया लगाते हो तो सबसे ज्यादा कमाई हमारे देश में ही है, तो लगानी तो आपको यही इंडस्ट्री पड़ेगी अगर पैसा कमाना है तो। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हमें करना है तो हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के चलना है, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो उसमें मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन अंत में हमें विजय ज़रूर मिलती है। हमें बस ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें सही और गलत में फ़र्क करने की बुद्धि दे। सर, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की हैं, बट हम चाहेंगे कि कोई एक ऐसा गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को दें जो उनके हर बिजनेस में काम आए। किसी भी बिजनेस को वो शुरू करना चाहे, उस गुरु मंत्र के आधार पे वो अच्छे से आगे बढ़ सके। क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ। जब भी बिजनेस करने के लिए टर्म्स कंडीशन तय करें या कुछ सीखने वाली बात हो जी, तो क्वेश्चन पूछते हुए बिल्कुल शेमलेस होना चाहिए। एब्सोल्युटली जो पूछना है उसमें पूछना चाहिए। बिल्कुल।
और इस गुरु मंत्र के साथ ही हम आपको भी बताना चाहेंगे कि अगर आप दर्शकों के जहन में भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप अपना सवाल ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मेल आईडी है info@bigbusinessideas.in। आप कोशिश करें कि अपने मेल में जब आप सवाल भेजेंगे तो अपनी फोटोग्राफ साथ में ज़रूर अटैच करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए। सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए। तो मेरे पास आपके लिए कुछ खास है बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से। ये छोटा सा गुडी बैग है आपके लिए। आई होप यूल रिमेंबर अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों, जाने से पहले आपसे भी सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि आप चाहे बिजनेस करिए, सर्विस करिए, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपकी मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता किसी के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। देखते रहिएगा हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। मैं हूं शिल्पा भावना, आपसे ले रही हूं इजाजत। जय हिंद। Big Business Ideas.